ये है कि वो जब आपके पास पीएफ का क्लेम मांगने आते हैं तो क्लेम सीधा उनके मालिक के अकाउंट में जाएगा, फिर मालिक ही उनको पैसा निकाल के देता है। तो क्या ये इस स्थिति को आपने बदला है या अभी तक वही सिचुएशन है? हमारे ऑफिस की एक्सेस है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैंने पब्लिकली दिया हुआ है। अब मैं फिर रिपीट करूँगा, 6006567049। ये मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ और ये मेरी पीए हैं, उनके पास भी रहता है। तो जितने भी मैसेजेस आए हैं अभी उनके जवाब आपके सामने यहाँ से जा रहे होंगे। किसी भी मिडलमैन की किसी को हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई एक्स्ट्रा कोई पैसा मांगता है तो हमें डायरेक्टली बताएं इस नंबर पे कि आपने सैटरडे को बोला कि आप रिजवान साहब 4 बजे मेरे यहाँ चाय पीने आइएगा, एक ये मौजू है। तो अगर आप कोई ऐसा कह दे दिल्ली में, आपको उस वक्त ये लगता था हमें, क्योंकि मैं नया नया आया था तब, तो अगर कोई चाय पे बुला ले तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि उसके लिए बिक जाएगा आदमी, कुछ भी कर सकता है। ये मैंने वहाँ दिल्ली में बनाई थी एक लाइन। तो ये वहाँ से वहाँ भी साइकिल पर अपने दफ्तर जाते थे? वहाँ भी, और ग्वालियर में भी मैंने साइकिलिंग को बहुत प्रमोट किया। ग्वालियर भी मेरा पोस्टिंग रहा है। ऑलमोस्ट 20 साइकिल रैलीज हमने ऑफिसर्स के साथ मिलके, डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके लोगों में अवेयरनेस, क्योंकि मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। नॉनवेज, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। हाँ, मैंने तबक माज एक डिश है जो कटहल से बनाया। मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मुझे तो वेज डिश, तो उसकी रेसिपी को मैंने कटहल में ट्राई किया और बहुत टेस्टी बना था। मैं उस शख्स से मिला, यूँ लगा खुद से मुखातिब हो गया। मैं इस वक्त प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिजवानुद्दीन साहब के साथ हूँ। इनके नाम के साथ अक्सर आपने देखा होगा जब मैं इंटरव्यू की शुरुआत करता हूँ तो किसी बड़े लीडर, किसी बड़ी शख्सियत के साथ साहब नहीं लगाता, लेकिन इनके साथ लगाया। उसकी एक वजह है कि जहाँ ये कमाल के शायर हैं, जहाँ एक ये कमाल के कुक हैं, वहाँ 2 चीज़ें इन्हें बाकी तमाम लोगों से अलग करती हैं। एक तो ये बात कि ये सुबह दफ्तर साइकिल पर साइकिल राइड करके आते हैं, और दूसरी बात ये कि ये साइकिल राइड करने के साथ साथ में इन्होंने प्रोविडेंट फंड के दफ्तर में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए हैं, जिन बदलावों के चलते अब प्रोविडेंट फंड का ये जो दफ्तर है, आम लोगों को दफ्तर लगने लगा है और वो अपनी शिकायतें, अपनी तकलीफ़ें लेकर जो हैं इनके पास आते हैं। जब मैंने इनका एक वीडियो देखा और उस वीडियो में इनकी जब बातचीत देखी तो मुझे लगा कि इस शख्सियत के पास बहुत कुछ और है जो आप तक पहुंच नहीं रहा। तो आज स्ट्रेट लाइन के ज़रिए आप तक वो सब कुछ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रिजवान साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मसरूफ़ रहते हैं और मसरूफियत के बीच में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नहीं जुनैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बर्फ़ का मौसम है और कोविड भी फैला है। तो आप ही का मीडियम है जो हमारे स्टेक होल्डर्स तक, आपके माध्यम से हम लोग पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक पहुंच सकते हैं यहीं से। जी, थैंक यू। रिजवान साहब, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं या ये जानूं कि आप जम्मू कश्मीर आए, चाहूँगा कि आप शुरुआत इस तरीके से करें कि लोगों को पता ये चले कि आप सिर्फ एक अच्छे अफसर नहीं बल्कि आप एक कमाल के शायर भी। देखिए, आपकी वादी कश्मीर और जम्मू डिवीज़न के लिए खासकर जो यहाँ के हिल्स हैं उनके लिए मेरे पास एक लाइन है कि बाहर बन के मिलो और बाहर वन के मिलो, जंगलों में है जनगणों की भीड़, सुगंध बन मुझे किसी उपवन में मिलो। तो ये जो वादियाँ हैं यहाँ की, वो इतनी खूबसूरत हैं, जो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन है। ये मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन के ऊपर एक लाइन है जो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी जगह पर रहूँ। तो आपको जम्मू कश्मीर जब कहा गया कि आपको जम्मू कश्मीर में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के तौर पर जाना है, काम वहाँ पर करना है, तो अक्सर मैंने देखा अफसरों के चेहरे उतर जाते हैं जब उनको कहा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर जाकर आपको नौकरी करनी है। आप खुश हुए या आपको अफसोस हुआ कि यार अब ये कहाँ भेज रहे हैं? नहीं, मैं, क्योंकि मसूरी हिल्स में मेरा बर्थ प्लेस है, ओक ग्रोव स्कूल झड़ी पानी, और पहाड़ों से मुझे बहुत अटैचमेंट है। और जब यहाँ, जैसा मैं जब आ रहा था तो एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं हमारे, नवेद मसूद साहब, रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि आपको, मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मैंने काम किया है, तो उनका एक स्टेटमेंट था कि आपको इन 2 जगहों से बेहतर आपको माहौल मिलेगा वहाँ। और ये बात उनकी बिल्कुल सही निकली। यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सिंपल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिव हैं, अडेप्टिव हैं और बात को सुनते हैं। और बहुत, एक टेलीफोन या लेटर को भी हमारे इतनी अहमियत मिलती है कि हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अंदर से, मुझे कोई डर नहीं था। और आई रियली विश टू हेल्प पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। जो भी हम पीएफ की जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो एक दिल से उनके लिए काम करना चाहते हैं। और हमारी टीम में बहुत से लोग, जो बहुत से बिहाइंड द कैमरा हैं मेरी टीम के लोग, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो
ऐसी चैलेंजिंग सिनेरियो में भी मेरे अधिकारी और बाकी साथी कर्मचारी और दूसरे ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपसे पहले एक चीज़ समझना चाहूँगा कि रिजवानुद्दीन साहब, पहले आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के वक्त में थे तो क्या तभी से आप शायर थे, या ये शायरी जो है पीएफ दफ्तर में आने के बाद शुरू हुई? नहीं, ये मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, इससे पहले मैंने जॉब किया हुआ है, तो वहाँ दिल्ली में मैंने कुछ कुछ ऐसे ही लिखना शुरू किया। जैसे एक लाइन लिख किसने लिखवाया? ये असल मसला ये होता है, शायर के पीछे कोई एक स्पिरिट तो ज़रूर होती है, कोई चीज़ रही होगी जिसने आपको मजबूर किया होगा कलम उठाएं लिखना शुरू करें। हाँ, ये मैं देखिए मसूरी से जब दिल्ली आता है आदमी, पहाड़ का आदमी दिल्ली आता है, तो दिल्ली में एक मौजू बनता है कि आपको ना, हर आदमी इतना बिजी है कि वो बड़ा घर बड़ी गाड़ी तो वहाँ खूब मिलेगी, लेकिन प्यार से बुलाने वाला, आपके साथ बैठने वाले लोग उस वक्त नहीं मिलते थे। अभी तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं दिल्ली में। यानी वो तन्हाई थी जिसने आपको मजबूर किया कि कलम उठाई। नहीं, जो हिल्स का जो कल्चर था, कल्चर वेरिएशन जो होता है, एकदम से कल्चर चेंज होता है शहर का। पहाड़ का आदमी शहर पहुंच जाए तो चाय के ऊपर मैंने एक लाइन लिखी थी वहाँ पे, मुझे अभी भी याद है, बहुत प्यारी लाइन, मुझे बड़े करीब है कि एक ज़रा चाय पे बिकना मेरा मुझको बाजार में ले आया है, अक्स जो ख्वाब था हकीकत में उतर आया है। यानी अगर आपने जो ख्वाब था हकीकत में, मतलब आपको एक कप चाय पे वो आदमी बिक गया, करप्ट हो गया, क्योंकि आपने सैटरडे को बोला कि आप रिजवान साहब 4 बजे मेरे यहाँ चाय पीने आइएगा, एक ये मौजू है। तो अगर आप कोई ऐसा कह दे दिल्ली में, आपको उस वक्त ये लगता था हमें, क्योंकि मैं नया नया आया था तब, तो अगर कोई चाय पे बुला ले तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि उसके लिए बिक जाएगा आदमी, कुछ भी कर सकता है। ये मैंने वहाँ दिल्ली में बनाई थी एक लाइन। ऐसे ही टहलते टहलते एक इलेक्शन ड्यूटी पे मैं पैदल ही जा रहा था, तो एक लाइन बनाई कि कौन आया है नज़र, किसने पुकारा होगा, दूर है अब भी शहर, कोई आवारा होगा। क्या बात, दूर है अब भी शहर कोई आवारा होगा। रिजवान साहब, मुझे बताइए, ये तो हो गया आपका एक के फ़न शायरी के साथ आपका ताल्लुक़, लेकिन दूसरी एक बात मुझे बताइएगा, ये साइकिल के साथ इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या ये साइकिल सिर्फ आप जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, या ये साइकिल चलाते आ रहे हैं? ये मैं 2012 से मैंने शुरू किया, और एक मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मेरे बैचमेट हैं पीएफ में, अभी वो इस महीने रिटायर होने वाले हैं, 31 को वो रिटायर हो जाएंगे। वो सोचिए, सुभाष शर्मा जी हैं हमारे बैचमेट, लेकिन क्योंकि पहले भी नौकरी कर चुके थे वो, तो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं, बट बहुत क्लोज रिलेशनशिप। उन्होंने ऐसे ही दिल्ली में मुझे एक बार थोड़ा सा लगा, हेल्थ पे थोड़ा सा शुरू में लगा कि अब कुछ दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने यही कहा कि अगर फिट रहना है तो साइकिलिंग करो। और वो मैं तब द्वारका से बीकाजी कामा प्लेस उस वक्त 35 किलोमीटर चलाई मैंने साइकिल। फिर मैंने घर चेंज किया बाद में, नेक्स्ट पोस्टिंग में, तो 44 किलोमीटर्स भी एक दिन में मैं साइकिल चलाता था। तो ये वहाँ भी साइकिल पर अपने दफ्तर जाते थे? वहाँ भी, और ग्वालियर में भी मैंने साइकिलिंग को बहुत प्रमोट किया। ग्वालियर भी मेरा पोस्टिंग रहा है। ऑलमोस्ट 20 साइकिल रैलीज हमने ऑफिसर्स के साथ मिलके, डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके, लोगों में अवेयरनेस, क्योंकि मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। पहाड़ों की एक खासियत है कि यहाँ भी आज भी सांस लेने लायक हवा है। तो वो साइकिलिंग इवेंट्स का यही एक स्लोगन सा रहता था, या एक उसका जो मैसेज होता था वो ये रहता था कि इस सफ़र का इतना असर हो, खुली हवा में सांस लेता एक शहर हो। इस सफ़र का इतना असर हो कि खुली हवा में सांस एक शहर हो। तो ये मैं जम्मू से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ के यूथ कम से कम 30% अगर सिटीजन साइकिलिंग करने लगेंगे तो ये स्मार्ट सिटी अपने आप हो जाएगा। पीपल विल बिकम स्मार्टर, तो स्मार्टर सिटीजन और स्मार्टेस्ट सिटीजन के साथ ये शहर है। तबीयत बताता हूँ हमारे आम, ये मैं जम्मू के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जम्मू कश्मीर के लोगों की तबीयत और दिल्ली विल्ली वाले लोगों की तबीयत। हमारे यहाँ ये होता है कि पार्किंग सरकार ने थोड़ी दूर बनाई, और फिर सरकार ने ये भी कहा कि भाई पार्किंग आपकी इसलिए दूर बनाई गई है ताकि आप वहाँ गाड़ी पार्क करें और पैदल चल के अपनी दुकान तक आएँ, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो लोगों ने ये किया कि जो पार्किंग की जगह थी वहाँ पर स्कूटर लगा दिया जिस वक्त गाड़ी निकालनी थी, और जब गाड़ी लेकर आए तो स्कूटर पकड़ा और स्कूटर पर अपने क्या कहते हैं दुकान तक चले गए। यानी साइकिल नहीं चला ली, पैदल नहीं चलना, चलना हमको गाड़ी के ऊपर ही। इस तबीयत पर क्या कहें? देखिए, ये धीरे धीरे कोविड शायद कुछ मैसेज दे रहा है। अगर नहीं सुधरेंगे हम तो एक तो आप अपने शहर को बर्बाद करेंगे, हवा आबो हवा ख़त्म होगी यहाँ की, और दिल्ली में लोग शायद नहीं रहना पसंद करेंगे। अब जिनके पास बहुत पैसा है, मैंने कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे उन्होंने मलेशिया में सेटल किए हैं अपने बच्चों को, तो ये ट्रेंड शुरू हो चुका है दिल्ली में। तो यहाँ की खूबी यही है कि आप खुली हवा में सांस लेने वाला एक शहर है,
प्लीज़ लव योर सिटी, लव योर हेल्थ। हेल्थ और एनवायरनमेंट से बढ़कर कुछ नहीं है। आने वाले वक्त में इंडिया के लिए पर्टिकुलरली, और देशों में भी ये चीज़ है, लेकिन हमारे देश में एनवायरनमेंट और हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। ये चैलेंज रहेगा। हमको सही इन्वायरमेंट वाली जगहों की तलाश रहेगी। हमको इस पे काम भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत काम होता है, पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था सरकार पेड़ लगा रही है, लेकिन मुझे बताइए आंवले से बड़ी मोहब्बत है आपको? आंवला बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं पहाड़ों से हूँ और बचपन से क्योंकि उसकी वैल्यू को समझते हैं। विटामिन सी की नीड होती है ठंड में खासकर, तो आप एक छोटी सी ये देसी प्रोएक्टिव मेजर है कि आप बीमार ना हो। आंवले का मुरब्बा और आंवले का अचार और कच्चा आंवला, ये मैं एमपी में बहुत होता है आंवला, तो वहाँ से मैं लाके उसका मैंने अचार भी, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में आंवला कैंडी भी खुद बनाई। जो मार्केट में जो मिलती है उससे बेहतर बन पाई थी वो। मैंने ये भी जो आपने अपना फन बताया, जी। मुझे ये बताइएगा कि ये जो किचन में गए हैं आप, ये किसी ने भेजा है या ये अपनी मर्जी से गए? ये इसका तो क्योंकि मेरे फादर बड़े खाने पीने के बहुत शौकीन थे और मेहमान नवाजी के, तो मेरी मदर वॉज अ मास्टर शेफ़ आई कैन से, और मेरी सिस्टर्स भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो बचपन, बेगम का नाम नहीं लिया आपने? हाँ वो बेगम भी अब हो गई हैं। शी इज़ फार बेटर, शी इज़ अ वेरी गुड कुक, लेकिन वो मेरे साथ रह के हुई हैं। मेरी आदतों को देखकर सब खुद ही श्रेय दे रहे हैं कि ये तो हमारा ही कमाल है। वो मेरी, क्योंकि खुद उनको देखते हैं कि इनको शौक़ है ये, तो उसको जो है वो अब उनका जो कुकिंग स्टाइल है वो बहुत इम्प्रूव हो गया है। शी हैज़ बीन कुकिंग एक्सीलेंटली, मतलब बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो रिजवान साहब के मे भी, मैं ये उनको नहीं कहूँगा, बट मे भी उनको लगा हो कि भाई इनको खाने पीने का शौक़ है, तो धीरे धीरे, मैं फिरनी बहुत अच्छी बनाता हूँ, वेज कबाब्स बनाता हूँ, तो अब वो सारी जो डिशेस मैं बनाता हूँ वो भी बनाने लगी हैं। पहले नहीं बनाती थी वो, शुरू में फिरनी नहीं बनाती, अब वो फिरनी बिल्कुल जैसे ही मैं बनाता हूँ वैसे ही बनाती हैं। में जब बेगम आई तो मतलब कुछ मतलब पता था या सब कुछ पता आपने करवाया? नहीं, शी न्यू कुकिंग, बहुत अच्छा खाना बनाती, तब भी अच्छा बनाती थी। नॉनवेज, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। वो लोग नॉनवेज खाते हैं, मेरी बेटी और वाइफ, तो इसलिए थोड़ा सा एक, आप मुकम्मल तौर पर वेजिटेरियन हैं? उसकी कोई ख़ास वजह? वो भी पहाड़ों पे रहने का, वहाँ पे हमारे एक टीचर थे, उनको था कि भाई आप नॉनवेज खाना नहीं चाहिए, वेज खाना चाहिए, इट इज़ बेटर। तो शायद दिमाग को समझ में आया वो, और मुझे कोई ऐसा लगा नहीं। मैंने साइकिलिंग इवेंट्स भी किए हैं, तो जो भी इवेंट्स किए उसके बावजूद वहाँ पे प्रोटीन डाइट्स की, तो हम वेज फूड जो है उससे मैं कर लेता हूँ, मिल्क और दालों से, और बहुत सा पनीर वगैरह। यहाँ कलाड़ी होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो खिलाड़ी से आपकी मोहब्बत हो गई, मतलब वो आपको कितना वक्त हो गया आपको जम्मू कश्मीर आए? मैं जुलाई 12 को यहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने। 12 जुलाई 2021, यानी हमने आपको 6 महीने में ही खिलाड़ी बता दी कि वो हमारे पास है। आपके पास तो बहुत कुछ है यहाँ पे। यू हैव लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ अफेक्शन, अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी है यहाँ पे, लोग बहुत अच्छे हैं। और आपकी जो फ़िज़ा है यहाँ की, जो खूबसूरती है पहाड़ों की, वो हमारे, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं यहाँ आया और मैं उन जगहों पे जा पाया। तो आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई हैव बीन एबल टू विज़िट किश्तवाड़ और गूल और ये सब, रामबन के बहुत सी खूबसूरत इलाके, और भी बहुत सी जगह जहाँ जाना बाकी है, लेकिन काम का ऐसा। तो किसी ने टिमरू की चटनी बताई आपको? टिमरू की चटनी होती है, साग के बारे में बताया, टोडे के बारे में बताया आपको किसी ने? नहीं, वो अभी यहाँ के लोग, हमारे ऑफिस में जो लोग लोकल्स हैं, ये बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम कर रहे हैं, लेकिन इनको मैं चाहूँगा कि अब आप पता करेंगे टोडा क्या होता है, टिमरू की चटनी क्या होती है और साग क्या चीज़ है। बिल्कुल, साग तो सुना है, लेकिन टिमरू की चटनी और टोडा नहीं सुना। वो ये लोग बोला होगा इन्होंने, लेकिन क्योंकि खिलाया नहीं, तो फिर वो एक दिल के करीब नहीं आ पाती ये चीज़। वो दूसरा ये भी है ना कि आप जहीं जम्मू कश्मीर आते हैं तो पहली बात आपके दिमाग में आती है, वो हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो उस पर दुखी भी होते हैं कि अब जम्मू का बच्चा है और दिल्ली में उसको लोग पूछते हैं यार तुम्हारे वहाँ तो हर जगह आतंकवादी होते होंगे। हम कहते हैं भाई हम तो जम्मू में रहने वाले हैं, वो कश्मीर से जाके पूछो, वो कश्मीर का सिलसिला है। तो यहाँ भी जब आप जम्मू कश्मीर आते हैं तो पहले आपको वाजवान का पता चलेगा, पहले आपको रिश्ते का पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा, लेकिन ये टिमरू की चटनी, ये रामनगर की खिलाड़ी, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता चलती। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैंने तबक माज एक डिश है जो कटहल से बनाया। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे तो वेज डिश, तो उसकी रेसिपी को मैंने कटहल में ट्राई किया और बहुत टेस्टी बना था। मेरे दोस्त ने फ़ोन पे मुझे रेसिपी बताई, हाँ वो ट्राई किया। रविंद्र बाबरा, वो भी हमारे कमिश्नर हैं, दिल्ली में है, तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताया ऐसे बनता है, तो मैंने कटहल में ट्राई किया और बहुत टेस्टी बनता है वो। इट्स रियली डिलीशियस, सुपर डिलीशियस। तो मैं वेजिटेरियन, हर वेज नॉन वेज का वेज वर्जन भी बना दूंगा। तो ये दिस इज़ माय हॉबी,
खाना बनाना। क्या बात है। तो ये रिजवान साहब से, ये तो इनकी दिल से जुड़ी हुई चीज़ें, उन सब के बारे में बात हुई। रिजवान साहब प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं अब आप, तो क्या मुकम्मल तौर पर जो प्रोविडेंट फंड जितना भी था जम्मू कश्मीर का, क्योंकि यहाँ भी जीपी फंड का एक दफ्तर हुआ करता था, वो सारा आपको ट्रांसफ़र हो चुका है या अभी भी कुछ अकाउंट्स जो हैं वो जीपी फंड ऑफिस जो जम्मू कश्मीर का है उसके पास? जी, अभी मैक्सिमम रिकॉर्ड्स वहाँ के ट्रांसफ़र हो गए हैं। बस लगभग 250 या 250 के करीब इस्टेब्लिशमेंट्स जो मैनुअली उनको कन्वर्ट करना, मैनुअल इस्टेब्लिशमेंट्स को डिजिटाइज करना है, वो अभी बाकी हैं। बाकी मैक्सिमम रिकॉर्ड जिसको कहते हैं वो ट्रांसफ़र हो गया। तो उन लोगों को, उन सभी लोगों को हम ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं। उसमें थोड़ी बहुत कुछ दिक्कतें हैं कुछ लोगों को, जिनका रिकॉर्ड्स अभी अकाउंट्स बाद में ट्रांसफ़र हुए हैं, वो भी हमारा दिल्ली से टेकअप करके उसको हम सुधार करवाएंगे, उसमें जो कमियां हैं। बाकी ज़्यादातर लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज मिल रही हैं, लोगों के क्लेम्स हो रहे हैं। या पर डे 700-800 क्लेम हम लोग रिसीव कर लेते हैं नॉर्मल वर्किंग डेज़ में। अभी कोविड में थोड़ा सा फ्लो कम हुआ है और उसको हम सेटल भी कर रहे हैं। शिफ्ट्स में ऑफिस चलाते हैं और काफ़ी काम हुआ है। कंप्लायंस के फील्ड में भी हमारे जो लोगों से फॉलो अप करके, जो लोग पीएफ नहीं भर रहे थे, एक कॉल सेंटर्स कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया लगातार। अभी भी बातचीत हो रही है, आपके आने से पहले भी फ़ोन कॉल्स जा रहे थे लोगों को। तो श्रीनगर में कश्मीर वाले जो ऑफिस में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में जो मई में 23 लाख और जून में 25 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट की इनकम थी, वो बढ़ के दिसंबर में 50 लाख को क्रॉस कर गई है। तो हमारे लिए ऑलमोस्ट ये डबल हो गया। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट मैं कहूँगा कि हमारे लिए। रिजवान साहब सिर्फ शायरी और कुकिंग और ये खूबसूरती ही नहीं देखते, बल्कि वो काम भी जो है बहुत कमाल का कर रहे हैं। रिजवान साहब, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि पीएफ में एक बहुत बड़ी दिक्कत जो आम लोगों को आ रही थी, वो खासकर वो लोग हैं जो अलग अलग दुकानों के ऊपर जो लोग काम करते हैं, उनको दिक्कत ये है कि वो जब आपके पास पीएफ का क्लेम मांगने आते हैं तो क्लेम सीधा उनके मालिक के अकाउंट में जाएगा, फिर मालिक ही उनको पैसा निकाल के देता है। तो क्या ये इस स्थिति को आपने बदला है या अभी तक वही सिचुएशन है कि आज भी आपको क्लेम करना है तो आपके मालिक के अकाउंट के ही जरिए आपको पैसा? नहीं, अब ये हमारा तो सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। यूनिवर्सल अकाउंट बेस्ड सिस्टम है, यानी हर इंडिविजुअल को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे दिया गया है। वो अपना क्लेम ऑनलाइन खुद अपने आप कर सकता है, या तो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके, या हमारे गाइडेंस से, या एम्प्लॉयर भी गाइड कर सकता है। तो जब एम्प्लॉय कोई क्लेम ऑनलाइन तरीके से दाखिल करता है हमारे यहाँ, उसको प्रोसेस होने के बाद बस एक ही शर्त है कि एम्प्लॉय को अपना केवाईसी कंप्लीट करा लेना है, यानी बैंक अकाउंट, आधार, पैन और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ें आप अपडेट लिंक हो गई तो वो सीधा मेंबर के अकाउंट में पैसा जाता है। एम्प्लॉयर का तो रोल ही ख़त्म हो गया है इसमें। अब मेंबर डायरेक्टली हमसे जुड़ गया है एक चीज़ और, अकाउंट नंबर के थ्रू। जी, एक और दिक्कत थी यहाँ पर कि आपकी प्रोविडेंट फंड का जो दफ्तर था, जो आपके नीचे दफ्तर हुआ करता था, जो लोग रिटायर हो चुके हैं आपके दफ्तर से, जिनकी रिटायरमेंट हुए कम से कम साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं, अब वो आपके साथ काम नहीं, जिन्होंने किसी का अकाउंट खुलवाया है, किसी का अकाउंट बनवाया है अपने वक्त में, वो लोग आपके दफ्तर में मिलते थे और जब हम उनसे पूछते आप क्या कर रहे हैं जी, आपका क्या काम है, ये तो आपका कोई रोल ही यहाँ पर नहीं है, तो पता ये चलता था कि वही लोग हैं जो इन अकाउंट्स को ऑपरेट करवा रहे हैं, वही लोग हैं जो लोग जीपी फंड दिलवा रहे हैं, और वही लोग हैं जिनके कहने पर जीपी फंड मिलता है। तो क्या अब भी वो सिलसिला जारी है या अब वो मुकम्मल तौर पे बंद? नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया के थ्रू बातें पहुंच चुकी हैं लोगों तक और लोग डायरेक्टली अपने लेवल पे ही काम कर रहे हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, वहाँ से लोग फॉर्म भर सकते हैं, या जो भी लोग हैं, हमारे ऑफिस की एक्सेस है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर मैंने पब्लिकली दिया हुआ है। अब मैं फिर रिपीट करूँगा, 6006567049। ये मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ और ये मेरी पीए हैं, उनके पास भी रहता है। तो जितने भी मैसेजेस आए हैं अभी, उनके जवाब आपके सामने यहाँ से जा रहे होंगे और उन पे एक्शन होता है। व्हाट्सएप पे जो भी कम्युनिकेशन, तो ये तो पब्लिक को बहुत ज़बरदस्त एक्सेस है, किसी भी मिडलमैन की किसी को हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई एक्स्ट्रा कोई पैसा मांगता है तो हमें डायरेक्टली बताएं इस नंबर पे, वी विल हेल्प, वी विल सपोर्ट, वी विल ऑर्गेनाइज कैंप्स। तो ऐसा नहीं है। अब तो हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनको जितने भी मेम्बर्स हैं, वो डायरेक्टली आराम से क्लेम कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई इशू होता तो ज़रूर हमारे पास बात आती। ये क्लेम्स में 800 क्लेम अगर पर डे लोग कर पाते हैं, मतलब सिस्टम में आ जाते हैं 700 से 800, इसका मतलब है कि फैसिलिटेशन हुआ है। क्योंकि मेरे प्रीडिसेसर ने भी इससे पहले उन्होंने काफ़ी कम्युनिकेशन किया था, प्रशांत जी ने, और मैं भी जगह जगह पे जाके निधि आपके निकट प्रोग्राम करता हूँ। मैंने कठुआ में किया है, उधमपुर में प्रोग्राम किया है, पटनी टॉप में किया है, श्रीनगर गुलमर्ग तक हमने बातचीत की है जाके, संगलदान है,
और भी जगह हैं, वहाँ पे सब जगह मैंने। दिक्कत क्या आ रही है एज ए प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जब से आप आए हैं? क्या दिक्कत आपको खुद महसूस हो रही है कि ये परेशानी है जिस परेशानी का निपटारा अभी तक नहीं हो रहा जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से, या जो आम जनमानस आपके ऊपर विश्वास करके बैठा हुआ है कि जो पीएफ ऑफिस अब काम ठीक कर? नहीं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिकॉर्ड ट्रांसफ़र हो गया कुछ अकाउंट्स में, कुछ नंबर ऑफ़ अकाउंट्स को लेके उनके, क्योंकि एनुअल अकाउंट्स जब इशू होने के बाद जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो हम दिल्ली से अपने नेशनल डेटा सेंटर और हमारे जोनल ऑफिस के थ्रू उसको सुधरवा लेंगे। उसमें जो कमियां हैं वो ट्रांसफ़र में उसकी कुछ कमियां रह गई, अकाउंट्स पूरे नहीं होने से, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट जो है जनवरी तक ही दिया JKEPF ने, तो वो कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं। बाकी नॉर्मल काम जो है स्मूथली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक चीज़ और रिजवान साहब मुझे बताइएगा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला हो या सरकारी किसी विभाग में काम करने वाला हो, जो प्राइवेट कंपनी में बेचारा काम करने वाला है वो कैसे देख सकता है कि क्या उसका मालिक उसके खाते में पीएफ डाल भी रहा है या नहीं डाल रहा है? क्योंकि पीछे बहुत आपसे पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे पास कुछ बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड्स भी आए थे कि मालिक ने कहा जी मैं पिछले 15 साल से एक आदमी एक दुकान पे काम कर रहा हूँ, मालिक कह रहा है मैं आपका जो पीएफ भर रहा हूँ, लेकिन जब वो पीएफ निकालने के लिए गया तो उसी दिन फिर मालिक ने वो सारे का सारा खाता उसका भरा और शायद 2-4 दिन के बाद फिर वो अकाउंट सेटल हुआ और उस आदमी को पैसा तब मिला जब उसके बेटी की शादी हो चुकी थी। तो इस तरह के इश्यूज़, तो अब एक आदमी कैसे अपने अकाउंट को मॉनिटर कर सकता है? और दूसरा एक और चीज़, आप तो दे देते हैं नंबर चला जाता है मालिक के पास, वो कभी भी अपने मुलाजिम को नहीं बोलता कि तुम्हारा इंडिविजुअल नंबर है, तुम ऑनलाइन जाकर अपना खाता चेक कर सकते हो। तो ये भी ज़रा बताइए उसको कि वो अपना आम आदमी अपना खाता, यानी सिंगल एक इंडिविजुअल किसी कंपनी में किसी दुकान पर काम करने वाला या किसी विभाग में काम करने वाला आदमी अपना खाता कैसे चेक कर सकता है? देखिए ऐसा है ना, सबको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अलॉटेड है हर मेंबर को, और वो उसमें KYC हो गया तो मोबाइल नंबर मस्ट है। तो जैसे ही एम्प्लॉयर पैसा जमा करता है, उसका जैसे ही हमारे खाते में वो पैसा आ गया, अकाउंट में आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया मेंबर को, वो ऑनलाइन सिस्टम से होता है, 1-2 दिन में वो अपना पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब पैसा अकाउंट फॉर हो जाता है तो इमीडिएटली मेंबर को मैसेज चला जाता है हर महीने, अच्छा, कि आपका प्रोविडेंट फंड में इतना पैसा। आज मेरे पास एक फ़ोन आया था, क्योंकि हमारे सर्वर पे लोड था, सर्वर हमारा काम नहीं कर रहा था, कुछ हमारे रिकन्सिलिएशन प्रॉपर नहीं हो पाए थे, तो बोला मेरा मैसेज नहीं आया, तो हमने उनको बोला 2-3 दिन वेट करिए, इट विल कम। तो ये एक चीज़ है जो हर व्यक्ति, हर एम्प्लॉई अब अपने सेल फ़ोन के थ्रू मैसेज में ही देख लेगा। अदरवाइज़ मिस कॉल का भी प्रोविज़न है हमारे यहाँ। मिस कॉल, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो एक नंबर भी दिया हुआ है, उस पर मिस कॉल डाल के भी बैलेंस चेक कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस में आते हैं तो हम यहाँ पे जो लोग पहुँच जाते हैं उनको हम MIS के थ्रू पर्सनली मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि पैसा आया है कि नहीं आया है। एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा आम नागरिकों को भी और आपके लिए भी, एक बहुत बड़ा फीचर है हमारी EPFO की वेबसाइट पे जिसको हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट सर्च। अभी आप किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ नाम जानते हो या उसका प्रोविडेंट फंड कोड नंबर, वो आप कंप्यूटर पे अपने कहीं पे भी बैठ के डालेंगे तो आपको पूरा उसका पिछले 2-3 साल तक का पैसा जो है, जितना उसने पैसा भरा है, किस महीने में कितना पैसा भरा और किस किस आदमी का भरा है, वो डिटेल वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप खुद, मैं अभी आपको चेक कराऊंगा। EPFO नंबर डालना ज़रूरी है या सिर्फ आप कंपनी का नाम डालेंगे तो आ जाए? दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो ये कोड नंबर हो, डिजिट्स में डालना होगा, या नाम डाल के और उसमें आप आगे बढ़ेंगे तो वो फिर इस्टेब्लिशमेंट सर्च में जाके व्यू डिटेल्स, फिर व्यू पेमेंट डिटेल्स डालेंगे तो पेमेंट डिटेल्स में पूरा दिखा देता है। तो एक बार फिर से बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि आप चेक कर सकते हैं, अब अक्सर मालिक क्या करते हैं, मैं क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज में ज़रा थोड़ा फ्लिम्सी काम ज़्यादा है, सरकारी में तो आप फंसे हुए हैं तो आपको करना ही है और आपको पता है सरकार का पैसा है। प्राइवेट एंटरप्राइजेज में एक और दिक्कत ये आती है कि मालिक कभी अपने मुलाजिम को ये बोलता ही नहीं कि तुम्हारा अपना कोई नंबर है जिस नंबर को ऑनलाइन डालकर तुम अपना प्रोविडेंट फंड चेक कर सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, उस मामले में आप क्या करेंगे? क्या मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है कि भाई आपने अपने मुलाजिमों को ये नंबर क्यों नहीं दिया है? और दूसरा, अगर पीएफ नहीं भर रहा आपके दफ्तर में, पीएफ आपके यहाँ डिपॉजिट नहीं हुआ है, पिछले 2 साल से नहीं हुआ, 3 साल से नहीं हुआ, तो उस मामले में आप क्या करें? देखिए, जिन्होंने पैसा नहीं भरा है उनको तो हम लगातार सिस्टम से उनकी लिस्ट निकालता हूं मैं। हमारी टीम उसको 5-6 लोग हैं जो
कल भी आएंगे, कल सैटरडे, वो यही काम करेंगे। एम्प्लॉयर को बार बार रिमाइंडर दिया जाएगा उसका। और अगर नहीं होते तो आने वाले वक्त में सेक्शन 7A ऑफ द EPF एंड MP एक्ट, धारा 7A बोलते हैं, उसके तहत हम क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते हैं। एक इंक्वायरी होती है, उसमें एविडेंसेस लिए जाते हैं, फिर एक ऑर्डर बनाया जा सकता है, असेसमेंट ऑर्डर हम दे सकते हैं, हमारा अधिकारी देता है उसको, और वो हम रिकवरी करते हैं, फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें। तो हाँ, ये जो मैंने आपको कहा कि मालिक अगर आपको नंबर, देखिए, मालिक का नंबर देना उसकी मैंडेटरी है, उसको देना चाहिए। नहीं देता है तो एम्प्लॉय के पास खुद बिना उसके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पता करना, नो योर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का एक फीचर होता है हमारा, वो हमारी वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं उसको। नो योर यूनिवर्सल, मतलब मैं वेबसाइट पे जाके चेक कर सकता हूँ कि मैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाएगा उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी हमारे पास एक्सेस है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर किसी को भी कोई इशू है, जो भी इशू है, आप कभी चेक करके देखिए। व्हाट्सएप नंबर जो मैंने 6006567049 पे मैसेज डालिएगा, उस पर आपको जवाब मिलेगा। कभी कभी वर्कलोड ज़्यादा होता है तो कुछ और कामों में बिजी होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग जवाब देते हैं उस पर। हाँ, उसको एक दिन के अंदर तो जवाब मिल ही जाता है। और बहुत सी चीज़ों पे जो इनकम्प्लीट डिटेल्स हैं वो भी हम पूरे करवाते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशंस भी व्हाट्सएप पे लेते हैं। अभी भी हमने काफ़ी लोगों की हेल्प की। शाम को कश्मीर से जो मैसेज आते हैं उसको भी मैं पर्सनली भी देखता हूँ। 8 बजे तक यहाँ बैठता हूँ मैं अक्सर रात में जी। अच्छा, आप सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह मैं, अभी थोड़ा सा ठंड है लेकिन 8:30 बजे तक कोशिश करता हूँ कि मैं आ जाऊँ। 8:30 बजे सुबह आप आते हैं और शाम को 8 बजे तक आप बैठे, तो 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। वो करना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस को हम शिफ्टों में चला रहे हैं। तो अगर मुझे अंदर से फील होता है कि कुछ लड़के हमारे वॉलंटियर, हमारे SSA हैं, जो यंग लड़के हैं, बहुत अच्छे यंग और डायनेमिक वर्कर्स हैं, उन्होंने वॉलंटियर किया। क्योंकि स्कैटर्ड तरीके से अगर बैठेंगे और स्टैगर्ड वे में काम होगा, लोग अलग अलग शिफ्टों में काम करेंगे तो कोविड का ख़तरा थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, और सिस्टम पे लोड सुबह में बहुत कम होता है क्योंकि पीक आवर्स में तो बिल्कुल सिस्टम ओवरलोडेड होता है, बहुत स्लो काम होता है। सुबह में और शाम में जल्दी काम हो पाता है। तो हम उस हिसाब से सोच के हम लोग उनको बुलाते हैं। तो अपने अपने हिसाब से जिसको जो पसंद है उस हिसाब से आके काम करता है। यहाँ पे हमको चाय काढ़ा वगैरह भी देते हैं। और चाय काढ़ा आप पिलाते ही पिलाते हैं? हाँ, वो उनके लिए एक सिस्टम है। बाकी ताकि सैटरडे को तो पूरा लंच वगैरह का भी अरेंजमेंट रहता है, अगर जो सैटरडे आके काम करते हैं। तो ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की हेल्प कर सकें। तो मैं इन सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपनी टीम मेंबर्स का, जो अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर में रिजवान साहब, क्योंकि आपसे तमाम बातें हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि जो लोग आपको देख भी रहे हैं उन्हें भी ठीक नहीं लगेगा कि अगर आप शेयर ना पढ़ें और उनको तक शेयर ना पहुँचे और उससे बात ना ख़त्म। देखिए, आपके यहीं के लोगों के लिए जिस तरह से लोग, मैं गूल गया था तो बड़ा बहुत, अच्छा, गूल भी पहुंच गए आप? गूल संगलदान। वहाँ पे एक रिटायर्ड DC साहब हैं, मुगल साहब, बहुत ही प्यार से उन्होंने हमारी टीम, मेरे साथ जितने लोग थे, हमको लंच कराया और चाय पिलाया। और जिस तरह से उन्होंने बिना मतलब किसी जान पहचान के, एक फ़ोन कॉल पे ऐसी, तो उस पर मैंने एक लाइन लिखी है इस तरह की, लोगों से जब आदमी इस तरीके से प्यार से मिलने वाले बड़ी देर से मिलते हैं। मतलब इस उम्र 50 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई है, आपसे मुलाकात हो रही है। आपकी उम्र 50 साल के ऊपर है? ये आप डरा रहे हैं हमें, या बहुत सारे लोग जो कैमरे पर आपको देख रहे हैं वो तो ये कह रहे होंगे कि अभी तो आप जवान हैं? साइकिलिंग का एक वो है, इसको साइकिलिंग का बेनिफिट कह सकते हैं आप। तो उन्होंने जिस तरह से हमारा इस्तकबाल किया, उस पर एक लाइन है कि बड़ी मुद्दत से मिलते हैं जो मोहब्बत से मिलते हैं, और बड़ी शिद्दत से मिलते हैं जो मोहब्बत से मिलते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रिजवानुद्दीन। आपने इनके अल्फाज, इनकी बातें और इनके काम करने के अंदाज को भी आप समझ गए होंगे। वो बहुत सारे लोग जो प्रोविडेंट फंड अपना क्लेम कर रहे थे, और बहुत सालों से आप लोग परेशान हैं और आप लोगों ने प्रोविडेंट फंड के दफ्तर के चक्कर भी लगाए हैं। अब एक अफसर यहाँ पर मौजूद है जो आपकी सुनने के लिए तैयार है, और आप ही की सुनना चाहता है। अपनी तब सुनाता है जब उसे महसूस होता है कि अब ज़रूरत है लोगों तक ये बात पहुँचाई जाए। तो सबसे बड़ी बात यह कि प्रोविडेंट फंड के इस दफ्तर को आम जनमानस तक पहुँचाना, आम जनता तक, आप लोगों तक पहुँचाना, ये कोशिश जो है रिजवानुद्दीन साहब की है कि आप लोगों तक ये दफ्तर पहुँचे, ताकि आप
अपने क्लेम्स करें और क्लेम करने के साथ साथ में आप प्रोविडेंट फंड भरने का काम भी करें, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, बाकी तमाम लोग हैं, उनकी नकेल कसने का काम भी जो है रिजवानुद्दीन साहब कर रहे हैं। और साथ में एक बेहतरीन कुक हैं और जम्मू कश्मीर की इस खूबसूरती को और जम्मू कश्मीर की इस पर्यावरण को देखकर शायरी यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी आप तक पहुँच रही है। और ये साइकिलिंग करके सुबह सुबह दफ्तर आते हैं, ये अपने आप में ही रिजवानुद्दीन साहब की पूरी उनकी प्रोफाइल को एक्सप्लेन करता है।